आरती और पूजा देवरानी जेठानी थी। आरती शहर से थी और पूजा गांव से, जिसके चलते आरती हमेशा पूजा पर रौब झाड़ती रहती। एक दिन पूजा अपने कमरे से नीचे आती है, तभी उसकी जेठानी आरती उससे बोलती है, हो गई महारानी जी आपकी नींद पूरी। अगर सोने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो हमारे पेट भरने का इंतजाम भी कर दो। जी जेठानी जी, अभी करती हूँ। वो हमारी आँख लग गई थी, रात में ठीक से सो नहीं पाए थे ना, इसलिए। नींद आएगी भी कैसे? गांव में चारपाई पर सोने वाली तुम, शहर आकर तुम्हें बेड और नर्म गद्दा जो मिल गया। जेठानी जी, आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं का? बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी इज्जत होती है। जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या करूंगी मैं? बोलिए जेठानी जी, आप चुप काहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही थी, बस तुम्हें बता रही थी कि गांव में तुम चारपाई पर सोती थी और यहाँ बेड पर सोती हो। कई बार जगह चेंज होने पर भी नींद आती है ना, इसीलिए। फिर ठीक है, क्योंकि हम गांव से भले ही आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पर जो बेड है वो हमारे घर के नौकरों को सोने के लिए दिया जाता है। अच्छा, तुम बड़े घर से आई हो तो अपने साथ दहेज में कुछ लाई क्यों नहीं? खाली हाथ क्यों चली आई? जेठानी जी, आप हमेशा मुझे सास की तरह ताने क्यों मारती रहती हैं? मुझे ऐसा लगता है आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी सास हैं। मैं ताने नहीं मार रही हूँ, बल्कि जो लोग तुम्हारी खाली हाथ आने के बाद बोल रहे थे ना, उनकी बातें तुम्हें बता रही हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे दहेज से क्या लेना देना, लाओ चाहे मत लाओ। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो काम ही है बोलने का और दूसरों के घर में आग लगाने का। इसके सिवा उन्हें काम ही क्या है? ठीक है, अब तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, पहले मस्त अदरक वाली चाय बना दो, फिर खाना बनाना। इतना तो सास भी रोब नहीं झाड़ती जितना ये जेठानी होकर झाड़ती है। जी जेठानी जी, अभी बनाती हूँ। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और पूजा रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। तभी पूजा का पति सूरज रसोई में आ जाता है। क्या बना रही हो बेबी? देखिए, मुझे ये बेबी मत बोला कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई बच्ची नहीं। बेबी तो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, और सभी लोग आजकल अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता आप मुझे बेबी बोलते हैं, कुछ और कहकर बुला लिया करिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो बाबू। आज खाने में क्या बना रही हो? देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या बेबी बाबू लगा रखा है आपने? आपको हमें बुलाने का कोई और अच्छा नाम नहीं मिल रहा है क्या? क्या ही करेंगे आप? और हे भगवान, इस औरत को समझा पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई, क्यों मैंने इस गंवार से शादी की। आपने मुझे गंवार बोला, मैं आपको गंवार लगती हूँ? आप चुपचाप चले जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ का ये बेलन आपको लग जाए। सूरज और पूजा आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती वहाँ आ जाती है और पूजा की बात सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा को गुस्सा करते हुए बोलती है, देवरानी जी, ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हें अपने पति से बात करने की कोई तमीज नहीं है? जेठानी जी, वो यूं ही मुझे परेशान कर रहे थे। हस्बैंड और वाइफ में ये सब चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति की बेइज्जती करोगी। आगे से मैं तुम्हें अपने देवर जी के साथ ऐसे बात करते हुए देख ना लूं। और देवर जी, आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? भाभी मैं तो जा ही रहा था, बस नाश्ता करने के लिए यहाँ आ गया था, लेकिन यहाँ नाश्ता तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाकर कुछ खा लेना, वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं जेठानी जी, देर नहीं होगी, नाश्ता बस तैयार ही हो गया। देवरानी जी, अभी तक आपसे एक कप चाय तो बनाई नहीं गई, तो नाश्ता क्या ही बनाया होगा आपने? भाभी सही कह रही है। अच्छा, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, अभी निकलता हूँ। सूरज पूजा की बात काटकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जो चीज पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन आरती और सूरज एक साथ घर लौटते हैं। तभी आरती उन्हें साथ में देखकर बोलती है, तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? जेठानी जी, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं बल्कि अपने पति के साथ ही तो घर वापस आई हूँ। हाँ देवरानी जी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने पति के ही साथ जा रही हो और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बताना तो चाहिए ना कि तुम देवर जी के साथ हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बाजार बोलकर गायब भी हो गई एकदम से तुम तो। जेठानी जी, मैं तो सब्जी लेकर वापस ही आ रही थी, तभी रास्ते में सूरज जी मिल गए तो मैं इनके साथ ही वापस आ गई। हाँ भाभी, वो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो जल्दी आ गया। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में। सूरज और पूजा अपने कमरे में चले जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी सूरज उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया?
अभी मार्केट में तो बहुत अच्छी भली बात कर रही थी। मैं अपनी सास जैसी जेठानी से परेशान हो गई हूँ। इतना तो किसी की सास रोब नहीं झाड़ती होगी जितना मेरी जेठानी झाड़ती है। अरे जाने दो, तुम क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारे आने से पहले ना वही सब कुछ करती थी, उन्हें आदत हो गई ऐसे बर्ताव करने की। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पसंद है। उनको ये समझाना होगा कि जैसे वो इस घर की बड़ी बहू है, वैसे ही मैं भी छोटी बहू हूँ, और मुझे हर बात पर ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती है। देखो, मैं इस घर में ना कोई झगड़ा नहीं चाहता, तो प्लीज तुम कोई ड्रामा मत करना। जैसा हो रहा है ना होने दो। तो सर से पानी ऊपर हो ही गया है। अम्मा जी को सब बताना ही पड़ेगा कि मेरी प्यारी जेठानी जी कैसे सासू माँ की कमी पूरी कर रही है। तुम्हें सुनाई दिया ना मैंने क्या बोला है? हाँ जी, मुझे समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। पूजा इतना कहकर अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास आशा को फोन करके सब बताती है, जिसे सुनकर आशा अगले दिन की ट्रेन पकड़कर घर आ जाती है और अपनी बहू पूजा को आवाज देती है। अरे बहुरिया, कहाँ गई तू? देख हम आ गए। माँ जी, आप आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था आपके बिना। तभी तो तेरे बुलाते ही हम आ गए। हमें लगा कि हमारी बहुरिया अकेले होगी, ऊपर से तेरा फोन भी आ गया, तब हम कहाँ रुकने वाले थे। अब जब तक तू मुझे जाने को नहीं कहेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा किया माँ जी आपने, अब आप आराम से रहिए। पूजा और आशा आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी इस बात से अनजान आरती कि उसकी सास हॉल में बैठी है, वो पूजा को जोर जोर से आवाज देकर गर्म पानी लाने को कहती है, जिसे सुनकर आशा पूजा से बोलती है, ये क्या हो रहा है बहू? ये तेरी जेठानी अपने कमरे में ही गर्म पानी क्यों मांग रही है? ये नीचे आकर बोल भी नहीं सकती है क्या? माँ जी, यही चल रहा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। जेठानी जी हमेशा एक सास की तरह मुझ पर रोब झाड़ती रहती है। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी, सब लाइन पे आ जाएंगे अब। अपनी सास की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की जगह आशा आरती के लिए गर्म पानी लेकर जाती है। अपनी सास को देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, माँ जी, आप यहाँ आप आने वाली है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? बता कर आना जरूरी है क्या? शायद तू भूल रही है बहू कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। हाँ, वो माँ जी बिल्कुल, मैंने कब कहा कि ये आपका घर नहीं है या आप यहाँ नहीं आ सकती हो? कोई बात नहीं बहू, जब इंसान ज्यादा दिन तक नहीं रहता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं और खुद को घर का मुखिया या मालिक समझने लगते हैं। ये गर्म पानी पी ले और जल्दी से नीचे आ, मेरे लिए खाना बना दे। माँ जी, मैं खाना क्यों बनाऊं? देवरानी जी है ना, वो बना लेंगी खाना। क्यों? वो क्यों बनाएगी? मुझे तेरे हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है, उसकी तरह तू भी इस घर की बहू है। आशा इतना कहकर कमरे में चली जाती है। आशा के आने के बाद पूजा को जितना सुकून मिलता है, उतना ही उसकी सास जैसी जेठानी का सुकून छिन जाता है। किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके पापा शंकर, मम्मी कुसुम और छोटी बहन रोशनी थी। वैसे तो रानी थी 18-19 साल की, पर उसका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जैसा था और उसे खजूर खाने का बहुत शौक था। वो गांव में जिस किसी के पास भी खजूर देखती तो या तो उससे मांग कर खा लेती या फिर छीन कर भाग जाया करती और खूब मजे से खाती। ऐसे ही एक दिन रानी के पापा घर में कुछ खजूर लेकर आते हैं और रानी की माँ कुसुम को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी की माँ खजूर, रानी से छिपा कर रख देना, वरना सारे के सारे एक बार में ही खा जाएगी वो, और पता भी नहीं चलेगा कि सारे खजूर आखिर गए तो गए कहाँ। ठीक है जी, आप सही वक्त पर घर आए हैं और अभी रानी बाहर है। अगर घर में होती तो उसे पता चल जाता आप खजूर लाए हैं और वो सारे खजूर खा जाती। मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ रानी से। ये कहकर कुसुम सारे खजूर अलमारी में छुपा देती है और ऐसे ही छुपाती है कि रानी को पता न चले। और शाम को रानी बाजार से जब घर वापस आती है तो रानी की नाक इतनी तेज थी कि वो घर में घुसते ही खजूर की खुशबू को सूंघ लेती है और वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ कुसुम को आवाज लगाती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या चिल्ला चिल्ला कर? ओ मेरी प्यारी माँ, जल्दी से बता दो वो कहाँ है। क्या कहा है? क्या बता दूं मैं तुझे? देखो अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है।
आज घर में वो आए हैं। कौन आया है घर में? किसकी बात कर रही है तू? अरे माँ, वही मेरे दिल का चैन, मेरी रातों की नींद, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। क्या तुझे शर्म नहीं आती? ये सब बातें अपनी माँ के सामने कर रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या, जिसके बारे में तूने अभी तक मुझे बताया नहीं? बता, कौन है वो, जल्दी बता। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बॉयफ्रेंड की नहीं, खजूर की बात कर रही हूँ। वही तो है जिसे खाए बिना दिन और रात में रह नहीं सकती। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को। भला खजूर के पीछे कौन इतना पागल होता है? और कोई क्यों होगा, मैं हूँ ना पागल होने के लिए खजूर के पीछे। ना जाने तेरे होने पर मैंने ऐसा क्या खा लिया जो तू पागल है खजूर के लिए। पक्का खजूर ही खाए होंगे माँ। चलो अब बातें मत घुमाओ और जल्दी से बताओ खजूर कहाँ है। मुझे बड़ा मन कर रहा है खजूर खाने का। किसने कहा तुझे कि इस घर में खजूर है? माँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि कहाँ है खजूर। अरे इसे कैसे पता चल गया कि घर में खजूर है? अब क्या करूँ मैं? अगर इसे मालूम हो गया खजूर कहाँ रखे हैं तो ये सारे चट कर जाएगी। नहीं बताओगी ना आप? रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? जब मैं कह रही हूँ कि घर में खजूर नहीं है तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही? आप रुको, मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर में खजूर ढूंढने लगती है। वो कभी रसोई में रखे बर्तनों में ढूंढती तो कभी कमरे में जाकर अलमारियों में। आखिर में काफी ढूंढने पर उसे अपनी माँ पापा के कमरे की अलमारी में से खजूर मिलते हैं और वो उन खजूरों को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने मुझसे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें खाने के लिए मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तुम कितने मीठे और रसीले हो। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तभी वहाँ पर कुसुम दौड़ती हुई आती है और जैसे ही रानी खजूर मुंह में डाल ही रही थी कि कुसुम उसके हाथ का निवाला छीन लेती है और ये देखकर रानी कहती है, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरे खजूर दे दो जल्दी से। मुझे भूख लगी है बहुत। इन खजूरों को देखकर मेरे मुंह से बहुत पानी आ रहा है। नहीं, ये तेरे पापा अपने लिए लाए हैं। मैं तुझे इनमें से एक भी नहीं दूंगी। माँ, ऐसा मत कहो। आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तेरे पापा मेरे पति हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार माँ, यही थी तुम्हारी ममता। एक खजूर के पीछे तुम अपनी फूल सी बच्ची से झगड़ा कर रही हो। रानी के ये झूठे ड्रामे देखकर कुसुम उससे कहती है, बस बस, सब जानती हूँ मैं तेरे ये फिल्मी ड्रामे, समझी? इनमें से तुझे सिर्फ 2 खजूर दूंगी, उनमें से एक भी ज्यादा नहीं। मंजूर है? चलो ठीक है, 2 ही सही, पर 2 तो। अब कुसुम रानी को 2 खजूर निकाल कर दे देती है और बाकी के खजूर फिर से छुपा कर रख देती है। 2 खजूर मिलने के बाद भी रानी का मन नहीं भरता और वो फिर से खजूर मांगने अपनी माँ के पास जाती है तो कुसुम उसे खजूर देने से मना कर देती है। अब रात हो जाने के बाद सब सोते हैं पर रानी को अब भी खजूर खाने का मन करता है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती और अब वो ये सोचती है कि आखिर कैसे अपनी माँ के कमरे से खजूर निकाले जाएं। रानी और उसकी बहन रोशनी दोनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए रानी को जागता हुआ देखकर रोशनी कहती है, अरे दीदी, आप अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है मुझे। तू सो जा। ठीक है दीदी। अब रोशनी के सोने के बाद रानी दबे पांव अपनी माँ कुसुम के कमरे में जाती है जहाँ उसके माँ पापा दोनों सो रहे थे और रानी धीरे से अपनी माँ की अलमारी से सारे खजूर निकालकर अपने कमरे में ले आती है और सारे के सारे खजूर खा जाती है और किसी को रानी पर शक न हो इसीलिए वो उस घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है जिससे कि सबको लगे कि घर में चोर आया था और कुछ ना मिलने पर वो खजूर चुरा कर ले गया। ये सब करके रानी आराम से बेफिक्र होकर कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब कुसुम उठती है तो वो देखती है कि घर का सब सामान फैला है और वो जोर जोर से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में सब सामान यहाँ वहाँ फैला है। घर में चोरी हो गई क्या? अजी सुनते हो रानी के पापा, जरा बाहर आओ सब। कुसुम की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला है। ये देखकर रानी के पापा यानी शंकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है? ये किसने किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये सब किसने कर दिया? अजी देख लो, कहीं घर में कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया? पैसे वैसे चोरी तो नहीं हुए ना? ये सब देखकर कुसुम घर के सब सामान को चेक करने लगती है
कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुसुम सब सामान अच्छे से देखती है, लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सारा सामान सही सलामत था। जिसके बाद कुसुम कहती है, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है। घर में चोरी भी नहीं हुई और सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने चोरी की हो। माँ, शायद चोरों को भी ये मालूम हो गया होगा कि हम बहुत गरीब और कंजूस हैं। उन्हें ले जाने के लायक कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे खाली हाथ ही चले गए। तू चुप कर। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। आपने फालतू में ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अगर चोर पैसे या सामान नहीं लेकर गया तो आखिर क्या लेकर गया? कुसुम ये कहकर अपनी अलमारी में खजूर ढूंढने लगती है और जब वो देखती है तो अलमारी में खजूर नहीं थे। और ये देखकर कुसुम को रानी पर शक होता है, कहीं ये सब रानी ने तो नहीं किया। कुसुम को रानी पर शक तो होता है, लेकिन उस समय वो रानी से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप घर का सारा सामान समेटने लगती है। कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत दर्द होता है, जिसके बाद रानी को कुसुम डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर रानी को पेट दर्द की दवाई दे देती है। और उसके बाद भी रानी का पेट दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर रानी का चेकअप करने को कहती है और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर रानी और उसकी माँ को बताती है। रानी की मम्मी, लगता है आपकी बेटी ने कुछ ज्यादा ही खजूर खाए हैं, जिसकी वजह से इसे पेट दर्द, गैस, पेट फूलने और डायरिया की समस्या हो गई है। ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खजूर का सेवन कर लेता है। मुझे पता था कि वो सारे खजूर इसी ने खाए हैं, तभी आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ माँ, आपने सही कहा था। वो सारे खजूर मैंने ही खाए थे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं मालूम था इतने खजूर खाने से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। आज के बाद मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो रोज खजूर खाना। मैं खुद खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। नहीं नहीं माँ, आज से कान पकड़ लिए मैंने। आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी खजूर। रानी की बात सुनकर डॉक्टर और कुसुम हंसने लगते हैं और रानी भी उस दिन के बाद से खजूर नहीं खाती। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है, तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना। भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो। मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी, है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं? नहीं नहीं, ये रहने दो। मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे। और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं। निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है। वो वैसे ही इतनी गोरी है। हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है। मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी। फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं? अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना? जी हाँ, परेशानी तो यही है। बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है,
लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ मुझे अभी जाना होगा, मेरे सर का कॉल आया था। मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी, तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी। इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू, आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही, अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ आप क्यों उसे बोल रही हो, वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है, आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ। वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का। तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते, आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है, जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर। ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है, माँ जी ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं। ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था। लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता।
अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है, माँ, मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया, इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ, अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।